नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 205 सेंटेंसेस पर अभी तक पिछले सेशन में हम बात कर चुके हैं। 206 सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहां पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का फंक्शन और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, दूसरे शब्द उसकी वजह से क्यों लिखे गए हैं और किस कंटेक्स्ट में किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, इन सब बातों पर, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला सेंटेंस है इस वीडियो का 206 और मैं आपको बता देता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मिला लें। ये पहला सेंटेंस हमारी वीडियो का लिखा हुआ है, ही इज़ फैटर देन मी। सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है, उसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, एक एक वर्ड पर फोकस करना है। मुझे ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने एक प्रोनाउन। अब आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे हुए। लिंकिंग वर्ब लिंक करने के लिए आती है कॉम्प्लीमेंट को, इसीलिए उन्हें लिंकिंग कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, सी इज स्टूपिड, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, या फिर मैंने लिख दिया सी इज एन इंजीनियर, ये एक सेंटेंस लिखा। तो एन इंजीनियर मैंने एक नाउन फ्रेज लिखी, फ्रेज ही कहूंगा मैं इसे। स्टूपिड मैंने एक एडजेक्टिव लिखा। ये दोनों ही वर्ड क्या है, दोनों सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, सी के लिए। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब होता है या हिंदी ट्रांसलेशन होता है पूरक। पूरक का मतलब जो पूरा करता हो। क्या पूरा करता हो? मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा गया है ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए लिखा गया है। बीच में ये लिखी हुई है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ने केवल इनको लिंक किया है और लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है, इनको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर मत करना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्प करने के लिए आती है मेन वर्ब की। जब और कोई मेन वर्ब नहीं है तो अब इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, ये मेन वर्ब ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब उससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी हो और लिंकिंग वर्ब के द्वारा उस कॉम्प्लीमेंट को लिंक किया गया हो सब्जेक्ट से। तो क्या इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर है? क्या इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है? क्या लिंकिंग वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो हम मान ले कि ही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना तो उसकी खत्म हो गई। अब देखिए ऑब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो सकती है सेंटेंस में तभी जब उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी हो। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेती हैं और उसी नाउन प्रोनाउन को ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी भी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, और जिस नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा जाता है उसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी जिसका ऑब्जेक्ट हम ही को कह सके और ना ही कोई प्रीपोजिशन लिखा जिसका ऑब्जेक्ट हम ही को कह सके। और पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखा होता, तो ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है, ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी काट दो। फिर तो निश्चित तौर पर ही को सब्जेक्ट कंसीडर किया जाना चाहिए। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हो गया फंक्शन के आधार पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करना कि ये ही सब्जेक्ट के फंक्शन में है और ये प्रोनाउन है। अब आगे लिखा हुआ है इज। अब देखिए इज जो है ना एक वर्ब है, आपको पता है बी की फॉर्म लगी हुई है। ये इज, एम आर, वाज, वर, बीन सब बी की ही फॉर्म होती है, बी के इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो ये आपके सामने वर्ब लिखी है। वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब भी पॉसिबल है और ये मेन वर्ब भी। मतलब ये ऐसी वर्ब लिखी हुई है जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है और मेन वर्ब भी हो जाती है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्प करने के लिए आई होगी मेन वर्ब की। जी हाँ, मेन वर्ब की हेल्प करती है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए उनको हेल्पिंग कहा जाता है, वो हेल्पिंग फंक्शन में होती है। टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। तो अगर इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो यहाँ कोई मेन वर्ब लिखी होनी चाहिए थी।
जब और कोई मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में, फिर तो अब यही मेन वर्ब हो गई, यानी कि इज को आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब ना कहें। ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बोलता हूं जो इज, एम, आर, वाज, वर को देखकर चिल्लाने लगते हैं हेल्पिंग वर्ब, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ हेल्पिंग ही हो सकती है। तो ये जो इज है आपकी, ये मेन वर्ब है, और ये किस नेचर की वर्ब है? जब ये मेन वर्ब होती है तो ये लिंकिंग नेचर की होती है, लिंक करने के लिए आती है। दूसरे नेचर की मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को उनके फंक्शन के आधार पर मैंने दो भागों में कैटेगराइज किया है, दो कैटेगरीज में डाला है। एक तो लिंकिंग वर्ब जो केवल लिंक करने के लिए आती हैं, किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। दूसरी होती है एक्शन वर्ब जो कि एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं यहां पर लिखूं सी इज अ प्लेयर, तो सी ने यहां पर कोई एक्टिविटी की है, कोई टास्क किया है? कोई टास्क नहीं किया, सी ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की है। तो अब आप इस इज को एक्शन वर्ब नहीं कह सकते, ये केवल और केवल लिंक करने के लिए आई है सी को उसके कॉम्प्लीमेंट से, प्लेयर कॉम्प्लीमेंट को सी से। और ना ही सी को आप यहां पर डूअर कह सकते हैं। सब्जेक्ट तो वो है लेकिन डूअर नहीं है, डूअर का मतलब करता नहीं है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। जब सी ने कोई एक्टिविटी, कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं किया है सेंटेंस में, तो वो डूअर रहा नहीं, फिर तो अब तो वो सब्जेक्ट ही है। लेकिन मैं यहां पर लिखूं सी इज प्लेइंग, तो सी इज प्लेइंग सेंटेंस में इस तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने के लिए आई है मेन वर्ब की। टेंस को एक्सप्रेस करने में इज लिख दिया तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एक्सप्रेस करना होता तो वाज लिख देते, कंटिन्यूटी दिखानी है तो इज लिख दिया, वाज लिख दिया, परफेक्ट दिखाना होता तो हैज लिख देते, वहां पर प्लेड कर देते। तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब आपकी किस नेचर की है? एक्शन नेचर की है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सी ने यहां पर इस सेंटेंस में कोई टास्क किया है, कोई एक्टिविटी, कोई टास्क परफॉर्म किया है, लेकिन सी इज अ प्लेयर में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है। तो एक्शन जो मेन वर्ब है उनको वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और एक्शन नेचर की भी हो सकती है जब वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे। ये जो आपकी बी है, जब ये मेन वर्ब होती है तो ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है। मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, ये सारी की सारी, और भी हो सकती हैं दो चार, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में आ सकती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो एक्शन वर्ब भी हो सकती हैं, जैसे गो एक फिजिकल मूवमेंट है, तो वो जैसे गेट भी एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। जब आप गेट का मतलब अचीव निकालें, टू अचीव या टू अटेन समथिंग, तो इनमें से ये जो मैंने वर्ब बोली है अभी, ये लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में आ सकती हैं। इनमें से कुछ एक्शन वर्ब भी हो सकती हैं, वो कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतनी बात समझिए कि ये जो इज लिखी हुई है हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, चूंकि हेल्पिंग के फंक्शन में नहीं है, हेल्प करने के फंक्शन में नहीं है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में भी ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने के लिए आई है। अब लिंक करने के लिए आई है तो किसको लिंक करेगी? कॉम्प्लीमेंट को लिंक करेगी। मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा यहाँ पर आपको साफ साफ दिखे। ये जो इज है हमारी मेन वर्ब है, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, और इज ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में भी ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, मतलब इसके बाद जो भी लिखा हुआ होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट लिखा किसके लिए जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा है सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा तो और कोई पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो यहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट लगाया जाना है वो नाउन प्रोनाउन के लिए लगाया जाना है। तो इस प्रकार से चूंकि कॉम्प्लीमेंट केवल नाउन प्रोनाउन के लिए लगाया जाना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट खुद नाउन हो सकता है, एक नाउन को दूसरे नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ना, ताज महल इज अ बिल्डिंग, ये लिख दिया मैंने बिल्डिंग, ताजमहल अ बिल्डिंग की जगह मैं ब्यूटीफुल भी लिख सकता हूं। अ बिल्डिंग क्या है? नाउन, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। चूंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसी नॉन प्रोनाउन के लिए लगाया जाना है, तो नॉन प्रोनाउन के लिए कोई नाउन आ सकता है कॉम्प्लीमेंट बनकर,
जैसे ताजमहल के लिए बिल्डिंग आ गया, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। और चूंकि नाउन आ सकता है तो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बनाया जा सकता है। क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट हम लिख रहे हैं वो इस सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट हमारा निश्चित तौर पर ही नाउन या प्रोनाउन होगा। तो नाउन प्रोनाउन के लिए जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आ सकता है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। नाउन के लिए नाउन आ सकता है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एडजेक्टिव तो खुद नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते हैं, चूंकि एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि एडवर्ब लगाए जाते हैं किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब को या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। कोई भी एडवर्ब लगाया जाता है किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, और यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट हम लिख रहे हैं वो नाउन प्रोनाउन के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती हैं। तो जब वो एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उस नाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती हैं। अभी कोई एग्जांपल आएगा तो समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग हुआ, ये जो भी लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। क्या लिखा हुआ है? फैट एडजेक्टिव होता है, और हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली फैटर। अब चूंकि कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज की है तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन का सेंस हमने ले लिया। तो कंपैरिजन को जस्टिफाई करने के लिए ये किसका किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, हमने आगे वो वर्ड या वो फ्रेज लगाई हुई है। हमारी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चल रही है। जब हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा दी तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कंपैरिजन किसका किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है। तो ये बताने के लिए कि किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, हमने क्या लगाया? देन लगाया। देन पर बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली में गलती यही है, गलती यही बताई गई है। ही इज फैटर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। देन जो वर्ड है आपका वो प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। देन के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से यहीं पर एरर आई है आपके पास, आपके सामने, इसको समझना जरूरी है। देखिए जो देन वर्ड होता है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, और कंपैरिजन शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कंपैरिजंस शो करने के लिए कि किसकी कंपैरिजन की जा रही है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज richer than her friend। फिर वही बात, सी सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब कही जाती है, रिचर एडजेक्टिव लग गया कंपैरेटिव में। देन यहां पर क्या है? देन तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। अब इसको आप प्रीपोजिशन कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। देन को आपने यहां पर प्रीपोजिशन कंसीडर कर लिया और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हर फ्रेंड। फ्रेंड नाउन हो गया, हर हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, एक नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट बन गई प्रीपोजिशन की। अब अगर मैंने इसी सेंटेंस में, देखो यहां पर तो एक नाउन फ्रेज थी, यहीं पर मैंने इसी सेंटेंस में इस नाउन को, ये हर फ्रेंड को मैंने मी या मैंने मी से या हिम से किसी से भी कंसीडर कर दिया, किसी से भी रिप्लेस कर दिया। हर फ्रेंड चूंकि नाउन फ्रेज थी उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गई थी, उसको, उस नाउन फ्रेज को मैंने मी या हिम किसी भी प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस किया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देन प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मी। भाई फर्स्ट पर्सन के लिए लोगे, स्पीकर के लिए लोगे तो मी, चलो एक ही ले लो, कंफ्यूज मत हो। यहां पर मी लिख दिया मैंने, सी इज रिचर देन मी, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो है आपकी किताब वाले कह रहे हैं आई लगाया जाना चाहिए।
देखो मैं आपको बता दूं कि जो देन है वो प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। अगर आप इसको देन को प्रीपोजिशन कंसीडर कर रहे हो और प्रीपोजिशन के बाद आप उसको ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे, यही तो बात है। अगर आपने मी लिखा हुआ है, देखिए ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सही हो जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है, आप यहां पर एक चीज सोचिए, यहां पर कंपैरिजन हो किसकी रही है? कंपैरिजन हो रही है शी की और मी की। अब चूंकि सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन है जिससे कंपैरिजन हो सकती है, वो है शी, या एक ही पर्सन है जो कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रही है, आप ऐसा सोचेंगे, या पर्सन की पर्सन से कंपैरिजन हो रही है। नेटिव स्पीकर, इंग्लिश नेटिव स्पीकर इस स्ट्रक्चर को सही मानते हैं, सही मानकर वो बोलते हैं, सुनते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऑफिशियल वर्जन को देखोगे तो यह कहा जाता है कि चूंकि मी की कंपैरिजन सी से हो रही है और सी एक सब्जेक्ट है, तो आप मी ना लिख के आप आई लिखिए, सब्जेक्टिव केस में लिखिए। और अगर आपने इस आई को यहां पर आई की कंपैरिजन सी से की है तो मी यहां पर भी मी मत लिखिए, आई लिखिए। तो फिर सेंटेंस होना चाहिए आपका सी इज रिचर देन आई। ये थोड़ा सेंटेंस को और ज्यादा फॉर्मल बना देता है, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल बना देता है। लेकिन अगर आपने आई लिख दिया तो अब देन को आप प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं कर सकते, अब आप देन को कंजंक्शन कंसीडर करेंगे। और जब आपने देन को कंजंक्शन कंसीडर कर ही लिया है तो आप पूरी क्लोज भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं देन आई एम, आई एम क्या किया आपने, क्लोज लगा दी, क्योंकि देन को आपने कंजंक्शन कंसीडर कर लिया। जब आपने देन को कंजंक्शन कंसीडर कर लिया, मी हटाकर आई लगा दिया, तो अब देन कंजंक्शन के बाद पूरी की पूरी क्लोज लगाई जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सी इज रिचर देन मी आपके सामने लिखा हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जा सकता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। और वो इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एक सी ही तो है, एक सी पर्सन ही तो है। तो जिसको भी आप कहोगे सी इज रिचर देन मी, कंसीडर कीजिए कि पहले केस में मैंने क्या लगाया था, पहले मैंने लगाया था मी, फिर मैंने आई कर दिया, फिर मैंने आई एम कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता है। और आपको बहुत सारी डिक्शनरीज में, बहुत सारी गूगल पेजेस पर, बुक्स में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ग्रामेरियन ये मानते हैं कि चूंकि मी का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जा रहा है तो मी न लिखकर उसको सब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस मी न लिखकर हमें सब्जेक्टिव केस आई लिखना चाहिए। तो वो आई को ज्यादा सही मानते हैं। 2 बार टिक किया मैंने। लेकिन अगर आप सेंटेंस को और ज्यादा फॉर्मल या और ज्यादा ऑफिशियल करना चाहते हैं तो आपने चूंकि कंजंक्शन कंसीडर कर लिया है, जब आई लगाया तो आप क्लोज भी लिख सकते हैं, देन आई एम, ये ज्यादा सही हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो देखिए मैंने यहां पर तीन एरो लगाए हैं, 3 राइट क्लिक किए हैं यहां पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि सी इज रिचर देन मी भी सही हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। और वो इसलिए क्योंकि मी एक पर्सन आपने यहां पर लिखा हुआ है और बाकी पूरे सेंटेंस में बचा हुआ एक ही तो पर्सन है, एक ही तो सब्जेक्ट है। तो जिसको भी ये सेंटेंस बोलोगे लिसनर, वो अपने आप अंदाजा लगा लेगा कि मी की कंपैरिजन किससे हो रही है। भाई रिचर से तो हो नहीं सकती, रिचर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कंपैरिजन पर्सन से तो कर नहीं दोगे। तो इस सेंटेंस को अगर आप बोलते हो सी इज रिचर देन मी, तो ये इसीलिए एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता होगा क्योंकि सुनने वाला अपने आप अंदाजा लगा लेता है कि एक पर्सन ये हो गया और एक ही तो बाकी बचा हुआ एक ही तो पर्सन है सेंटेंस में जिससे इसकी कंपैरिजन संभव है। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा फॉर्मल करना चाहते हैं तो आप मी को आई लिख देते हैं, और जब आपने आई लिख दिया तो आप देन प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन हो गया। और जब कंजंक्शन हो गया तो वो क्लोज भी लिखी जा सकती है, ये और बेटर वर्जन हो गया। ये है कहने का मतलब। लेकिन यहां पर सोचिए, यहां पर तो एक ही सब्जेक्ट था, मतलब यहां पर जो था पर्सन एक ही था, वही सब्जेक्ट था। तो हमने जब मी लिखा तो हमने कंसीडर कर लिया, या सुनने वाला अपने आप अंदाजा लगा लेगा कि मी की कंपैरिजन सी से हो रही है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे सेंटेंस लिखा हो जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, वहां पर तो भाई एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से तो कंपैरिजन हो नहीं सकती। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसे लिखा हो जैसे मैंने लिखा, सी लाइक्स यू more than him,
अब आप बता सकते हैं कि इस हिम की कंपैरिजन यू से हो रही है या सी से हो रही है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में, देखिए इस सेंटेंस के दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं, दो चीजें यहां से, दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं सी लाइक्स यू मोर देन सी लाइक्स हिम, सी लाइक्स यू मोर देन सी लाइक्स हिम, यानी कि कंपैरिजन किसकी हो रही है, हिम की और यू की, हिम की और यू की कंपैरिजन हो रही है। अब चूंकि ये यू क्या है, यू तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यू तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इट मींस आप ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं। दूसरा इसमें से निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि सी लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स यू। अब आपने ऑब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट से कंपैरिजन करने की बात की। अब आप ही की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सी से। सी लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स यू, यानी कि यू को शी भी लाइक करती है और ही भी लाइक करता है, बट शी मोर लाइक करती है, यानी कि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से कंपैरिजन की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर आप देन को प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब कंपैरिजन हो गई इसकी यू से। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तब आप इसको हिम नहीं लिख सकते, तब आप इसको सब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और जब आपने इसको सब्जेक्टिव केस में लिख दिया तो फिर आप देन को आप कंजंक्शन कंसीडर करेंगे, और जब आपने कंजंक्शन कंसीडर कर लिया तो फिर आप इसको पूरी क्लोज भी लिख सकते हैं। देन ही लाइक्स, ही लाइक्स ना लिख के ही डज लिख दो, वो लाइक्स के मीनिंग को ही कन्वे कर लेता है। ये है कहने का मतलब। भाई पिछले सेंटेंस में तो एक ही प्रोनाउन था, पिछले सेंटेंस में तो एक ये सी ही था, तो ये अंडरस्टूड हो गया था यहां पर इस सेंटेंस में कि मी लिखो या आई लिखो, सुनने वाला अपने आप समझ लेगा कि सी से कंपैरिजन हो रही है। लेकिन अगर आप आई लिख रहे हैं तो सेंटेंस को आपने थोड़ा फॉर्मल कर दिया, ऑफिशियल कर दिया। आई एम लिख रहे हैं तो आपने और ज्यादा ऑफिशियल कर दिया कंजंक्शन लिखकर। लेकिन क्या हो अगर सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तब तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ही आपने ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन की है और इसको प्रीपोजिशन कंसीडर किया है। अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं सी से, सब्जेक्ट से, फिर आप इसको कंजंक्शन कंसीडर करेंगे, और कंजंक्शन कंसीडर कर लिया तो इसको एक क्लोज के रूप में भी लिखा जा सकता है, ही लाइक्स लिखा जा सकता है। अब लाइक्स को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक्स की जगह डज लिख दीजिए, इतने से हो जाएगा। दोबारा वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक ये सेंटेंस हो गया आपके सामने। एक सिनेरियो आपके सामने ये भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूं, सी लाइक्स मनी मोर देन यू। अब यू की कंपैरिजन की जा रही है, मनी से की जा रही है या सी से की जा रही है। ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है, सब्जेक्टिव केस भी यही होता है। वहां तो हमने हिम का ही कर दिया था, मी का आई कर दिया था, ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रही है। लेकिन हम यू का क्या करें भाई, यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो कैसे पता चलेगा कि यू की कंपैरिजन मनी से की जा रही है या सब्जेक्ट से की जा रही है। हाँ, यू की कंपैरिजन मनी से की जा सकती है, मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कंपैरिजन पर्सन से की जा सकती है। सी लाइक्स मनी मोर देन यू, तो अगर यू की कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट मनी से की जा रही है तब तो यू ही ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन की जा रही है तो आपको लिखना पड़ेगा यू डू। केवल यू लिख के काम नहीं चलेगा, अब आपको इसके साथ वर्ब लगानी पड़ेगी ये बताने के लिए कि ये जो है यू सब्जेक्ट ही है, ठीक है। क्योंकि केवल अगर आपने यू छोड़ दिया तो पता ही नहीं चलेगा ना ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है।
एक सिनेरियो आपके सामने ये होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ये किरण पब्लिकेशन वालों ने यहीं पर गलती बताई हुई है, इन्होंने देन मी को देन आई लिखा हुआ है। देन मी भी ठीक हो जाता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल फॉर्मल वर्जन देन आई ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अब आप इसको देन को कंजंक्शन ही कंसीडर करेंगे, प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं करेंगे। 2007 में आया हुआ सेंटेंस है। उस समय पर जो है इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो पब्लिक के सामने इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि वो स्टडी कर सकें। तो जो बड़े ग्रामरियंस थे उनको तो पता ही होता है, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह की बातें हैं कि विलियम शेक्सपियर वगैरह ने, उस समय के राइटर्स ने, जो प्रोमिनेंट फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया है। लेकिन अब जो है हमारे सामने चीज़ें हैं, 2007 से आज हम 2024 में हैं, तो 17 साल में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, इवॉल्व हो जाती हैं। लैंग्वेज तो, इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व होने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ये 206 सेंटेंस पर हमने बात कर ली, 207वें सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टूडे। देखिए, ये चाइल्ड तो आपको पता है नाउन है। एवरी के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये डिटर्मिनर होता है। एक्चुअली में 4 वर्ड होते हैं ये, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये जो ईच है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। एवरी केवल डिटर्मिनर ही हो सकता है। आइदर और नाइदर डिटर्मिनर भी हो जाते हैं और प्रोनाउन भी हो जाते हैं। तो एवरी हो गया डिटर्मिनर इस नाउन के लिए। अब ये जो बनी है आपके सामने नाउन फ्रेज लिखी हुई है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कोई एक होगी। कॉम्प्लीमेंट आप इसको कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई नहीं है। ऑब्जेक्ट इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। फिर तो आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। आगे क्या लगा हुआ है? इन प्रीपोजिशन हो गया। कैसे पता चला प्रीपोजिशन है? क्योंकि प्रीपोजिशन के फंक्शन में है। क्या होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन? प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को या किसी प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो इन प्रीपोजिशन ने इस नाउन फ्रेज को एवरी चाइल्ड से जोड़ दिया, चाइल्ड से जोड़ दिया। प्रीपोजिशन इन ने द क्लास को चाइल्ड से जोड़ दिया। कौन से वाले चाइल्ड की बात हो रही है? जो क्लास में है, इन द क्लास। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन और ये नाउन फ्रेज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, चूंकि इस नाउन चाइल्ड के लिए लगाई गई है, चाइल्ड को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है, तो इसको आप करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इनको बोल दिया जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के लगी होती है, प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है। लेकिन इनका फंक्शन सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन फ्रेज या तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए लगाई गई होगी तो एडजेक्टिव फ्रेज, किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए लगाई गई होगी तो एडवर्ब फ्रेज। इतनी बात हो गई। अब देखिए, जो एवरी चाइल्ड है इसके बारे में मैं बता दूं, यहां पर आर लिखा हुआ है और यही गलती है। देखिए, जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जितने भी मैंने यहाँ पर डिटर्मिनर या प्रोनाउन लिखवाए हैं, एवरी तो प्रोनाउन है नहीं, बाकी प्रोनाउन भी हो जाते हैं। ये जितने भी डिटर्मिनर या प्रोनाउन मैंने लिखाए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि इनका जो सेंस आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस आता है। कैसे आता है? जैसे मैंने कहा एवरी चाइल्ड, तो एवरी चाइल्ड कहकर मैं एक चाइल्ड को का रिफरेंस एक बार में दे रहा हूँ, लेकिन मैं रिफर सबको कर रहा हूँ। ये अगर वो क्लास है जिस क्लास की बात हो रही है, ये अगर क्लास है तो यहाँ पर जितने भी ये चाइल्ड हैं, एवरी चाइल्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक चाइल्ड को एक ही बार में, लेकिन एवरी चाइल्ड से इनहेरेंट वे में रेफरेंस सभी को चला गया। जैसे मैं आपके सामने चॉकलेट का एक डब्बा लाऊं और मैं आपसे कहूं कि एवरी चाइल्ड को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एवरी चाइल्ड को चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो आप एक चाइल्ड को एक बार में, एक चॉकलेट एक चाइल्ड को एक बार में ही दोगे। तो आप कंसीडर एक चाइल्ड को एक बार में कर रहे हैं, लेकिन चॉकलेट मिली सबको,
चॉकलेट मैंने बंटवाई सबको, तो एवरी चाइल्ड रिफर तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कर देगा इनडायरेक्ट वे में, लेकिन हम कंसीडर एक बार में एक ही को करते हैं। क्योंकि एक बार में एक ही को कंसीडर करते हैं तो इसलिए इनका जो सेंस है, इनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर चाइल्ड लगाया, चिल्ड्रन नहीं लगाया। और ऐसे आइदर नाइदर इन सबके साथ जो है हमेशा ही जो नाउन लगाया जाएगा वो सिंगुलर लगाया जाएगा और काउंटेबल होगा। ठीक है, एवरी चाइल्ड इन द क्लास, तो चूंकि एवरी चाइल्ड पूरी एक सिंगुलर फ्रेज है, सिंगुलर नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पर आर नहीं इज लगाया जाना था। और अगर इनके लिए कोई प्रोनाउन लिखने की कोशिश करोगे तो दे लगाना। एवरी चाइल्ड, मैंने कहा है एवरी चाइल्ड, मैंने आपसे कहा है एवरी चाइल्ड इज हैप्पी। अगर मैं आपसे कहूं कि एवरी चाइल्ड की जगह एक प्रोनाउन लगा दो, एक पर्सनल प्रोनाउन लगा दो, तो आप ही लगाओगे या शी लगाओगे या दे लगाओगे? ऑफ कोर्स आपको दे लगाना पड़ेगा, जबकि एवरी चाइल्ड तो सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है। प्रोनाउन उसको रिप्लेस करने के लिए आप लगाओगे तो आपको दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज हैप्पी का मतलब क्या है? ऑल आर हैप्पी। अगर मैं कह रहा हूं क्लास में जितने भी चाइल्ड है एवरी चाइल्ड इज हैप्पी का मतलब क्या है? ऑल आर हैप्पी। तो ऑल के लिए तो आप दे लगाओगे। अगर आपने ही या शी लिख दिया तो आप तो फिर किसी एक की बात कर रहे हैं, लेकिन एवरी चाइल्ड से का रेफरेंस सभी को चला गया। हम कंसीडर भले ही एक को एक बार में करें, लेकिन रेफरेंस सभी को चला जाता है। तो इसीलिए इसके लिए प्रोनाउन जो यूज होगा वो दे यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में देम, और डिटर्मिनर अगर आपको कहीं लगाना है दियर। यहां से एरर आती है, इसीलिए बता रहा हूं। यहां से आपके एग्जाम में बार बार एरर आती है, इसीलिए मैं इस चीजों को बता रहा हूं। तो एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वियरिंग मेन वर्ब हो गई, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब आपकी कंटिन्यूटी में लिखी है कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए, और मेन वर्ब जो है आपकी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई नाउन चाहती हैं, और उस नाउन या प्रोनाउन को ही उनका ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो वियरिंग व्हाट, इसके बाद में व्हाट लगा के देख लो। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वियरिंग व्हाट? सैंडल्स। तो व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है ना, तो सैंडल्स वो व्हाट का रिप्लाई है। ये हो गया नाउन उस वियरिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। टुडे लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा था टुडे, तो इसलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज की, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं। इतनी बात हो गई। 207वां सेंटेंस, ठीक है। 208वें सेंटेंस में चल लेते हैं। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई एक प्रोनाउन हो गया। देखिए पहली गलती तो ये कि ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोऑर्डर की या कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर से मतलब है सेम रैंक की, सेम ऑर्डर की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे। फंक्शन के आधार पर जो सिमिलर स्ट्रक्चर हो, फंक्शन के आधार पर जो फंक्शन के आधार पर जो वर्ड, जो फ्रेज, जो क्लोज सिमिलर हो, सिमिलर लेवल पे हो, सेम लेवल पे हो, उन्हें कहा जा सकता है सेम रैंक की। अब आप देखिए कि आपने आई को लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में और इस प्रोनाउन को लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। पहली बात तो इसको सब्जेक्टिव केस बनाओ। एक गलती तो ये कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आपने लगाया है तो सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ो। नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, और प्रोनाउन को प्रोनाउन से मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से। इसलिए लगाया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में एक बात ये है कि ये वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ देते हैं। तो यहां तो ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए लगाया गया है, ये बात ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट होना है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन, दूसरी गलती यहां पर यह है कि प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को लिखने का एक ऑर्डर होता है, उस सीक्वेंस में, उस ऑर्डर में पर्सनल प्रोनाउन लिखे जाते हैं। और ये कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज को बोलने का एक मैनर है। जैसे आपके घर पे कोई चाय पीने आता है, ये हमारे गुरुजी थे, उन्होंने ये उदाहरण दिया था जब मैं 11वीं क्लास में था।
जैसे आपके घर कोई चाय पीने आता है तो आप क्या करते हैं, आप जो आपके सामने बैठा होता है यू, आपके जो सामने बैठा होता है यू सेकंड पर्सन, आप उसको बोलते हैं, उस लिसनर को बोलते हैं कि आप सर आप चाय लीजिए। फिर आप क्या करते हैं कि जो थोड़ा दूर है, जो थोड़ा दूरी पर है, जो इधर उधर मोबाइल पे लगा हुआ है, बात कर रहा है, फिर आप उससे कहते हैं कि आ जाओ, आप भी आ जाओ, चाय ले लो, वहाँ बातें मत करो, आप आ जाओ। यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड पर्सन, थर्ड, और यहाँ पर सेकंड पर्सन। और फिर आप खुद लेते हैं चाय। पहले आप जो आपके सामने बैठा हुआ है साक्षात उससे कहेंगे चाय लेने के लिए, फिर आप थर्ड पर्सन से कहेंगे कि आप आके ले लीजिए, फिर आप खुद चाय लेंगे। तो ये क्या है, एक मैनर है प्रोनाउंस को, उन पर्सन्स को ट्रीट करने का। 2 3 1, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। और ये तब जब आपके प्रोनाउन जो है सिंगुलर हो, यानी कि यहां पर तो यू ही होगा, सिंगुलर को रिफर कर रहा हो, यहां पर ही या शी हो सकता है और यहां पर आई हो सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन प्लूरल हो, प्रोनाउन अगर प्लूरल हो तो आप क्या करते हैं, प्रोनाउन अगर प्लूरल होंगे तो आई की जगह क्या होगा, वी होगा, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी वी को देंगे, फिर आप यू को देंगे। ये यू फर्स्ट पर्सन ये हो गया सेकंड पर्सन, ये सब ये वाला यू प्लूरल को रिफर कर रहा है, ये वाला यू सिंगुलर को। हो सकता है पहले ऐसा होता था कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए यू चेंज हो जाते थे, अब सेम ही होते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि दे, ठीक है। यहां पर क्या रहता है 1 2 3। और अगर कोई अपोलॉजी की या कोई मिस्टेक हो गई है, कोई आप सॉरी बोल रहे हैं, अपोलॉजी दे रहे हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है तो भी आप ऑर्डर यही रखते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं अपोलॉजी, ठीक है, या सॉरी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आप, तो क्या करते हैं आप जब माफी मांगते हैं किसी से तो आप वही विनम्रता की बात चल रही है, यहाँ पर मैनर की बात चल रही है कि कैसे पर्सन्स को ट्रीट करना है। तो जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि यार ये हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि हाँ मेरी गलती है, फिर इनकी गलती है, फिर उनकी गलती है, यही तो आप करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के केस में यहाँ पे भी ऑर्डर 1 2 3 रहेगा। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ये मैनर के बारे में है, कोई इतना फंडामेंटल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम पर्सन को ट्रीट करने का हमने एक मैनर बनाया हुआ है। इंग्लिश अंग्रेज इस तरह से इस्तेमाल करते थे, वही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 3 1, 2 तो है नहीं, इसको तो भूल जाओ, 3 1 तो है, तो पहले लिखा जाना था ही, फिर लिखा जाना था आई, ये सही हो रहा था, ही एंड आई। और चूंकि अब 1 और 1 2 हो गए तो 8 तो सही है यहाँ पर। वेरी गुड फ्रेंड्स, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और लिंकिंग वर्ब है तो उसका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, एक नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है। फ्रेंड्स हो गया नाउन, गुड हो गया इसके लिए नाउन के लिए एडजेक्टिव, और वेरी हो गया एडवर्ब इज गुड के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके 208वां सेंटेंस। ठीक है, 209 पर चल लेते हैं। 209, वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। देखिए जो वन आपके सामने लिखा हुआ है ये एक प्रोनाउन है। वन प्रोनाउन भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी हो जाता है। यहाँ पर प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि किसी नाउन के साथ तो आया नहीं है। डिटर्मिनर होता तो किसी नाउन के साथ लिखा होता, इतनी बात तो क्लियर है। अब प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट
हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है सेंटेंस में। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए उससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, नहीं लिखी। ऑब्जेक्ट होने के लिए उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होती, वो भी नहीं लिखी। फिर तो अब आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। अब ये जो शुड है ये आपका मोडाल है, और मोडाल सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब इनके साथ आती है जिसकी हेल्प करने के लिए लिखे गए होते हैं। टेंस को ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये बताते हैं मूड या इंटेंशन को। तो हमारा मूड या इंटेंशन क्या है? वन को सजेशन देने का। सजेशन देने के लिए शुड लगाया जाता है। किसी को अगर हम सजेशन दे रहे हैं तो हम शुड लगाते हैं, वन शुड। ठीक है, ये हो गया मोडाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लुक आफ्टर लगी है मेन वर्ब। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, या टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स, तो यहां पर तो टू टेक केयर ऑफ समवन इस मीनिंग में यूज हो रहा है। लुक आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब पूरे इसका मीनिंग ही ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में है। और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट हो गया दियर पेरेंट्स। पेरेंट्स नाउन और दियर डिटर्मिनर लग गया। अब देखिए जो डिटर्मिनर हमने लगाया है ये किसके लिए लगाया है? इस वन के लिए लगाया है। वन ही तो हमारा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो पर्सन ये है वही उसी हिसाब से तो हम यहाँ पर डिटर्मिनर लगाएंगे। तो हमने जो प्रोनाउन यूज कर दिया ये गलत कर दिया, हमें यहाँ पर लगाना चाहिए था वंस पेरेंट, वंस पेरेंट्स। ये अब सही हो जाएगा। दियर तो दे के लिए आता है, वन के लिए नहीं आता। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये वन। हम इंडेफिनिट वे में किसी पर्सन को रिफर करने के लिए वन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए अगर हमें डिटर्मिनर लगाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वंस लगाना पड़ेगा। अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसके साथ एस लगाते हैं, और पजेसिव फंक्शन हमने इसमें जनरेट किया अपोस्ट्रोफी एस लगा के। ये हो गया 209। 210 सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टार। सी यहां पर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का तो यहां पर सवाल नहीं। प्लेस्ड यहां पर मेन वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द ऑफरिंग। ऑफरिंग नाउन हो गया और द हो गया आर्टिकल इस ऑफरिंग के लिए। ऑफरिंग उन चीज़ों को, उन वस्तुओं कहते हैं जो ऑफर की जाती हैं किसी को। ठीक है, ऑफरिंग ऑफर से ही बना है ऑफरिंग। तो ये नाउन फ्रेज क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। किसी को दी जाती हैं, गिव की जाती हैं या ऑफर की जाती हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? ऑफरिंग कहते हैं। सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड। टू प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया गॉड। इन फिर से प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द अल्टार। अल्टार या अल्टर कुछ भी कहते हैं उसको, अल्टार ही बोलते होंगे। वेदी कैसी होती है अल्टार? चलो अभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, फोटो लगवाया था मैंने इसका। देखिए गलती यहां पर है। क्यों है गलती यहां पर? देखिए टू गॉड, यहां पर ये जो टू प्रीपोजिशन लगाया है तो गॉड के लिए इसलिए लगाया है क्योंकि गॉड इसका क्या है? रिसिपिएंट है। गॉड को रिसिपिएंट बनाया गया है। टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम या तो डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, कोई फिजिकल मूवमेंट हुई है और उसकी डेस्टिनेशन ये कोई भी पार्क वगैरह है तो हमने लिख दिया टू द पार्क। लेकिन कोई अगर रिसिपिएंट है, चाहे कोई पर्सन हो या कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी थिंग हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट नेचर की या फिजिकल नेचर की, तो अगर वो रिसिपिएंट है, उसने कुछ स्वीकार किया है तो उसके लिए भी हम टू लगाते हैं। जैसे हम गिव के साथ टू लगाते हैं, आई गेव अ चॉकलेट टू हर। तो हर क्या है? एक रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट मतलब जो स्वीकार कर रहा है उस चॉकलेट को। इसके लिए टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। उसी प्रकार से हमने टू प्रीपोजिशन लगा के गॉड लगा दिया। गॉड क्योंकि रिसिपिएंट है, टू प्रीपोजिशन उस रिसिपिएंट के लिए। लेकिन इन क्यों लगाया हमने? इन तो हम अलग जगह लगाते हैं। देखिए इन लगाया जाता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब है क्लोज्ड बाउंड्री। जैसे इस रूम में, इस
हॉल की एक क्लोज बाउंड्री है। आप जिस रूम में, आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वो एक क्लोज बाउंड्री है, उसकी एक क्लोज दायरा है। तो उस क्लोज बाउंड्री को कोई ऐसा स्पेस हो या कोई ऐसी जगह हो, ऐसा प्लेस हो जिसकी एक क्लोज्ड बाउंड्री हो, एक दायरा हो, एक सीमित दायरा हो, तो उसको रिफर करने के लिए इन प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। लेकिन आपकी जो अल्टार है, देखिए ऐसी होती है अल्टार, ये अल्टार है, ये हटा देता हूं मैं यहां से, ये अल्टार है, इसको बोलते हैं, ये जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इनके क्रिश्चियन गॉड के सामने जो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, रखा रहता है, लो गॉड वाइन प्योर, इस पर वाइन रख दी जाती है, कैंडल जला दी जाती हैं, इस पर इनकी धार्मिक पुस्तक रखी हुई है, और भी चीज़ें यहाँ पर, इस पर ऑफरिंग्स और काम की चीज़ें रखी जाती हैं, जो भी इनकी सेरेमनी में काम की चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, इसको अल्टार बोलते हैं। तो इसकी तो कोई क्लोज बाउंड्री है नहीं, तो या तो आप एट लगाओगे, अरे रुको एक सेकेंड, ये तो या तो आप अल्टार लगाओगे, सॉरी, या तो आप एट लगाओगे कि इसकी पोजीशन को रिफर करने के लिए, या फिर अगर आप इस सरफेस को रिफर करना चाह रहे हैं, जिस सरफेस पर ये पुस्तकें और कैंडल रखी है, इस सरफेस को अगर आप रिफर करना चाह रहे हैं तो आप ऑन भी लगा सकते हैं। तो अल्टार के साथ या तो एट आ जाएगा या ऑन आ जाएगा। एट लगा रहे हैं आप पोजीशन को रिफर करने के लिए, ये सारी ही पोजीशन एट हो गई। और आप अगर सरफेस को रिफर करना चाह रहे हैं ऑन द अल्टार, तो मतलब अल्टार की जो सरफेस है ना, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पर चीज़ें रखी जाती हैं इनके काम की, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं गॉड को। तो ऑन प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है या एट लगाया जा सकता है, इन नहीं लगाया जा सकता। इन लगाते हैं हम इन द रूम, इन द ऑफिस, जिसकी क्लोज बाउंड्री हो, ठीक है। इन दिल्ली भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली को अगर आप भारत के नक्शे पर देखोगे तो उसकी एक क्लोज बाउंड्री है। इन इंडिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि भारत की भी एक क्लोज बाउंड्री है, उतनी ही बाउंड्री को, उतने ही रीजन को भारत कहा जा सकता है अगर विश्व के नक्शे में देखें तो जिसकी क्लोज बाउंड्री होती है उसको इन कहते हैं। ये कोई क्लोज बाउंड्री है, यहाँ तक ही तो है अल्टार, तो बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है, लेकिन क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, एट लगाएंगे या ऑन लगाएंगे, तो इसको हटा दो यहां से, एट या ऑन यहाँ पर दोनों लगाए जा सकते हैं। ये हो गए आपके 210 सेंटेंस। अगर आपको किसी और सेंटेंस में, किसी और ग्रामर के पार्ट में, आप प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक लगा रहे हो, कहीं से भी आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया हो, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। जल्दी से जल्दी ही समय निकालकर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।